हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे पढ़ेंगे हम लोग कि किसी चालक पदार्थ को हम किस तरीके से, या अचालक पदार्थ को या किसी भी मटेरियल को हम किस तरह से आवेश को दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम किसी मटेरियल को आवेशित कर सकते हैं या किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो वैद्युत आवेश होता है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो वो जो आवेश होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके कौन कौन से मौलिक गुण होते हैं, उनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। आइए हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं अच्छे से। जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, वो है वैद्युत चालक, और दूसरा है विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, विद्युत चालक पदार्थ अर्थात वे पदार्थ जो विद्युत के चालक होते हैं, उनको हम सुचालक भी कह सकते हैं या विद्युत के चालक भी कह सकते हैं। देखिए, चालक इसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मटेरियल, जो पदार्थ चालक होते हैं उनको हम चालक कहते हैं अंग्रेजी में, और कंडक्टर कहते हैं। और जो पदार्थ जो है विद्युत के चालक नहीं होते उनको हम इंसुलेटर या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी ज़्यादा अच्छा शब्द है। विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। तो पदार्थों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो चालक और दूसरे विद्युत रोधी। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी मटेरियल देखते हैं, जो हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम विद्युत के चालक पदार्थ कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता या एक तरह से नहीं होता, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? चालक पदार्थ, जैसे चालक पदार्थों के एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, तांबा है, लोहा है, सोना, चांदी, इस तरह के जो धातुएं होती हैं वे ज़्यादातर विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, और जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, प्रायः जैसे लकड़ी हो गई, मोम हो गई, रबड़ हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, या प्लास्टिक हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रायः उनको हम कह देते हैं अचालक या विद्युत रोधी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं नॉन कंडक्टर या विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटर। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद इसमें क्या खास बात होती है कि पदार्थ में चालकता का गुण होता है, किसी पदार्थ में चालकता का गुण नहीं होता। तो इनमें क्या खास बात होती है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और जो परमाणु होते हैं उसके अंदर एक नाभिक होता है और उसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने सिर्फ एक बनाया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कभी कभी ऊष्मा को पा करके, क्योंकि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं वे सब थोड़ा सा हीट होती हैं। क्यों हीट होती हैं? क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर उनको मिलता है। वातावरण के टेम्परेचर के कारण इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो इस कक्षा को छोड़ करके यहाँ पर चला जाता है, बाहर आ जाता है, और ये फ्री होकर के इधर उधर घूम सकता है। इससे पहले जब इसको कोई टेम्परेचर नहीं मिला होगा, मान लेते हैं ये बहुत ठंडी जगह पर रखा था, बहुत ही ठंडी जगह पर रखा था, इसको किसी तरह की ऊष्मा नहीं मिली थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। ऐसी कंडीशन में ये जो नाभिक था इसका धन आवेश, भाई नाभिक के ऊपर धन आवेश होता है, सबको पता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ये भी सबको पता है। तो ये नाभिक का जो भी धन आवेश था उसने ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, इसने इसके ऊपर आकर्षण बल लगा रखा था, तो ये इस कक्षा को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था। लेकिन ऊष्मा के कारण, कुछ हीट के कारण, जो वातावरण की गर्मी के कारण ये इलेक्ट्रॉन साधारणतः इस कक्षा को छोड़ करके बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आ जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन
ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये कहीं भी इधर उधर गति कर सकता है। अब इसका जोर इसके ऊपर एक तरह से नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो साधारणतः जो चालक पदार्थ होते हैं, जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, उनमें ऐसा होता है। अब आप देखिए कि किस तरह से धारा का प्रवाह हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन किस तरह से या आवेश किस तरह से धातु के भीतर चलता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक तार है। जब तार है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है। हमने कहा एक ये परमाणु है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये बहुत हल्के बंधे हुए हैं या एक तरह से फ्री है। हमने मान लिया कि ये एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे पाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों परमाणु होंगे जिनसे मिल करके ये पूरा एक तार बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने किसी वस्तु से जो कि आवेशित थी उसको यहाँ से टच कराया, हमने इसको प्लस आवेश दिया, और इधर इस वाले सिरे को माइनस आवेश दिया। किसी भी तरीके से हमने इसको प्लस आवेश दे दिया और इधर माइनस आवेश दे दिया। तो ये जो प्लस का आवेश हमने इस सिरे को दिया है, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले परमाणु का। तो पहले वाले परमाणु का जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, लेकिन ये वाला जो प्लस का चार्ज है ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में एक तरह का संघर्ष होगा। अब देखिए, ये पहले से मान लिया थोड़ा सा कक्षा के बाहर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर जो ये कक्षा के बाहर होगा तो इसका जोर इसके ऊपर नहीं चल रहा है, ये इसको खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्लस वाला इसको खींच ले रहा है। ये जब प्लस वाला इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये केवल परमाणु ऐसा बचा है जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो आपको पता है कि अगर जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसके ऊपर एक इकाई धनावेश आ जाता है। तो इस तरह से ये परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो इस प्लस वाले एक चार्ज को ख़त्म कर देगा। हमने पढ़ा है कि प्लस का एक इकाई आवेश और माइनस का एक इकाई आवेश दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वाला माइनस का आवेश इस प्लस वाले आवेश को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला परमाणु धनावेशित हो गया। अब ये जो धनावेशित परमाणु है ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। तो ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे वाले परमाणु का, ये इधर चला गया। तो जब ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को ख़त्म कर देगा। तो फिर यही वाली प्रक्रिया होगी, इसके धनावेश को इस इलेक्ट्रॉन ने ख़त्म कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब हुआ क्या, इसका धनावेश तो खत्म हो गया, ये सामान्य परमाणु हो गया, अर्थात उदासीन परमाणु हो गया, ठीक है, उदासीन परमाणु हो गया। और यहाँ पर एक धनावेश क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे ही ये धनावेश क्रिएट हुआ, ये धनावेश क्रिएट हुआ और ये सामान्य परमाणु है, ठीक है। तो इसमें से हुआ क्या, ये जो तीसरा वाला परमाणु है इसमें का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। जब इसमें का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात उदासीन हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये धनावेशित हो जाएगा तो ये इस माइनस वाले चार्ज को ये यहाँ पे खींच लेगा। तो माइनस वाले चार्ज को खींच करके ये विद्युत उदासीन हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला, एक तरह से देखो यहाँ से जो माइनस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करता है, चलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है वो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, यह मटेरियल है। और ये प्रक्रिया फिर आगे होगी, ये प्रक्रिया फिर आगे होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ से होता हुआ इसके पास आया है, यहाँ से होता हुआ इसके पास आया है, इससे फिर इसमें चला जाएगा, फिर ये वाला प्लस वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फिर ऐसे चलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ फिर इस धनावेश को ख़त्म कर देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस, मान लिया ये ए बी सिरा है तो बी सिरे से ए सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा।
कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पे मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 3 इकाई धन आवेश था, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा ऋण आवेश और सारा धन आवेश समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे को जाता है, अर्थात आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को जाता है। तो इस तरह से जो कंडक्टर मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आवेश चलता है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और ये तरीका याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। अच्छा, ये जो चालक मटेरियल होते हैं इनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। सारी धातुएं चालक हैं। ठीक है, लगभग सारी धातुएं चालक हैं। और दूसरी चीज़, हमारी पृथ्वी, ये भी, इसको भी हम चालक मटेरियल मानते हैं। इसके ऊपर चर्चा बाद के क्वेश्चन में कर लेंगे। और जो मनुष्य का शरीर है वो भी एक तरह का चालक पदार्थ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे होकर के भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखें, हम लोगों के करंट लग जाता है। करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह को प्रवाहित हो गए, उसी को हम लोग करंट या धारा कहते हैं। उसके ऊपर आगे चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मनुष्य का शरीर ये भी एक तरह का कंडक्टर मटेरियल है। ठीक, जो दूसरे प्रकार के मटेरियल होते हैं उनको हम विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, इनको अचालक पदार्थ भी कहा जाता है। इनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि इनसे होकर के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? इनमें ऐसी क्या खास बात होती है ये हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो ये मान लेते हैं कि परमाणु का नाभिक है, यह धनावेशित होगा। ये भी पता है आपको, धनावेशित होता है और इसके बाहरी कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में एक तीव्र आकर्षण बल काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और इस नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है, कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगता है। इस वजह से ये अपनी कक्षा को छोड़ करके नहीं जा पाता। ये इनमें खास बात होती है। ठीक है, अब देखिए पूरा प्रोसेस देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ जो होता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई तार है, किसी अचालक पदार्थ से बना हुआ है ऐसे। ठीक है, जैसे अभी इसमें माना था 3, ऐसे ही 3, चलिए इसमें भी माने ले रहे हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने इसमें 3 इकाई धनावेश इधर दे दिया, 3 इकाई ऋण आवेश इधर दे दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि आवेश इधर आएगा कि नहीं आएगा। ये धन आवेश इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये इधर आना चाहता है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण का बल लगता है। लेकिन इनके बीच में भी आकर्षण का बल लग रहा है। तो होता क्या है, इन दोनों में जंग होती है, दोनों में लड़ाई होती है। अब ये जीत जाता है, ये हार जाता है। अब आप सोचिए कि ये फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ये अपनी कक्षा को छोड़ करके ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके या अपने परमाणु को या अपने नाभिक को छोड़ करके इधर जा नहीं पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। जब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा तो हम कहेंगे कि आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है। अर्थात ऐसा मटेरियल जिससे होकर के आवेश प्रवाहित नहीं होता है उसको हम विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। तो इस प्रकार से जब ये इधर जा नहीं पाएगा तो विद्युत रोधी पदार्थ के अंदर हम कहेंगे कि आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बेसिक रीज़न क्या है, अगर जो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते, ये अपनी कक्षा को छोड़ता अर्थात फ्री हो जाता, तो ये कंडक्टर बन सकता था, अर्थात ये चालक हो सकता था, जैसा कि पिछले इसमें चालक में देखा था अभी पिछले कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए अचालक होने का कारण क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण चालक इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, अर्थात विद्युत के अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। अब देखिए खास बात जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें, अगर जो इस आवेश के मान को हम और ज़्यादा बढ़ा दें, इसके आवेश के मान को क्या करें और ज़्यादा बढ़ा दें, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दें, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वाला ये जो धन आवेश जो यहाँ पर बनाया गया है या हमने लगाया है, अप्लाई किया है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए धीरे धीरे अपने ताकत को बढ़ाएगा।
तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और ये बल उतना ही है जितना पहले से लगा था। हो सकता है कि किसी केस में ये सफल हो जाए इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में, लेकिन उसके लिए हमें इस आवेश को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक अलग परिस्थिति होती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही आवेश लगा देने पर ये इसको खींच भी सकता है। तो उस समय ये जो विद्युत रोधी पदार्थ था यह विद्युत रोधी नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एक तरह का चालक बन जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, वो एक स्पेशल कंडीशन होगी, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये माने ले रहे हैं कि इस धन आवेश ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा नहीं है, या ये धन आवेश इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में सफल नहीं हो पाया है, इसीलिए आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम आवेश के प्रवाह को नहीं करा पा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। ठीक, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकता है मोम हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, चीनी मिट्टी या पोर्सलीन होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किताब में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप देखिएगा, उसमें नोट्स भी मौजूद हैं। नोट्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप पढ़िएगा, उससे भी याद करिएगा। ठीक है, किताब से भी पढ़िए, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। किताब से पढ़िए, गेस्ट पेपर से पढ़िए, नोट से पढ़िए, गाइड से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, मास्टर जी से पढ़िए, अपने स्कूल में जाकर पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, अपने साथियों से पूछिए, सहेलियों से पूछिए। ठीक है, खूब पढ़िए लिखिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थों की और कंडक्टर की, वो तो बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ अर्थात वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी सहायता से हम किसी एक मटेरियल को आवेशित कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 विधियों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घर्षण के द्वारा, जो सबसे जनरल तरीका है, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण के द्वारा हम किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। कैसे आवेशित कर सकते हैं ये आप जानते हैं। देखिए, आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक कांच की छड़ अगर जो हम ले लें और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ें, ये क्या है, रेशम का कपड़ा, और ये क्या है, कांच। अगर जो रेशम के कपड़े को हम कांच से रगड़ते हैं तो इस कांच की छड़ के ऊपर एक तरह का आवेश आ जाता है, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया था धन आवेश। और रेशम के कपड़े पर आवेश आ जाता है, उसको भी हम कहेंगे कि दूसरे प्रकार का आवेश आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, रेशम के कपड़े पर आवेश के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। उस समय आपको हमने नहीं बताया था कि रेशम के टुकड़े पर भी कोई आवेश आ जाता है। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो अब हम लोग इस घटना की जड़ तक जाएंगे कि आखिर रेशम के टुकड़े से या रेशम के कपड़े से कांच के ऊपर धन आवेश कैसे पहुँच गया है। ठीक है, अब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि आवेश का जाना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह को इलेक्ट्रॉन का जाना, इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का स्थानांतरण। और कोई भी मटेरियल धनावेशित कब हो जाएगा, सोचिए, ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, किससे रगड़ने पर धनावेशित हुई थी, रेशम के कपड़े से। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन छूट करके इसके ऊपर पहुँच गए होंगे। ठीक है, यही रीज़न हुआ होगा। तो ये कांच की छड़ यही कारण रहा होगा जिससे ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। अब आप समझिए, मान लेते हैं कि ये जो कांच की छड़ है इसमें बहुत सारे परमाणु थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में पहुंच गए। हालांकि हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने माना कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके रेशम के कपड़े में पहुँच गए हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुँच जाएंगे तो वो 4 इकाई ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर 4 इकाई धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से घर्षण के द्वारा हम आवेशन करा सकते हैं। अच्छा,
कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे मटेरियल से छुड़ा ले, जैसे कि रबर। आपने देखा था जो रबर होती है उसको अगर जो हम फर से रगड़ें तो क्या होगा, ये फर जो होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है रबर को, क्योंकि फर में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो रबर का ये टुकड़ा ऋणावेशित हो गया तो बदले में फर क्या होगा, बदले में फर धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूटेंगे उतने यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो घर्षण जब होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से रगड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से इसमें या तो आ जाएंगे या तो इसमें से उसमें चले जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो घर्षण एक तरीका है जिससे हम जो है वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ये तरीका आप याद रखिए। ठीक है, अब दूसरे तरीके पे विचार करते हैं। वो तरीका क्या है जिसके द्वारा हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं? दूसरा तरीका है स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा हम एक वस्तु को बाई फिजिकल कांटेक्ट हम कह सकते हैं, चार्जिंग बाई फिजिकल कांटेक्ट, किसी वस्तु को स्पर्श करा करके हम जो है क्या कर सकते हैं, वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि एक कांच की छड़ है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई। ठीक है, हो जाने दो। अब जो है हमने क्या किया, सुनो, अब हमने क्या किया, एक दूसरी कांच की छड़ ले लिया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और हमने इससे इसको टच करा दिया। ठीक है, अगला सीन देखिए, हमने क्या किया, इससे इसको टच करा दिया। जैसे ही आप टच करेंगे तो ये आवेश इसके ऊपर भी फैल जाएगा, तो इसमें का कुछ आवेश इसके पास चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटा लेंगे, कांच की छड़ को क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो कुछ आवेश इसके ऊपर हो जाएगा, कुछ आवेश इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच कराने पर भी आवेश पहुंच सकता है। लेकिन एक ही जैसी वस्तुओं की हमने बात की या चालक पदार्थों की बात की, कभी कभी ऐसा भी होता है टच कराने पर आवेश नहीं जाता है, तो उसके रीज़न दूसरे होते हैं, तो वो हम लोग बाद में विचार करेंगे। फिलहाल एक तरीका ये है कि हम एक आवेश को दूसरे आवेश से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच करा करके, जो कि एक आवेशित है दूसरे अनावेशित है, टच करा करके भी हम दूसरे वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के केस में भी आपने यही देखा था। इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, याद करिए। इलेक्ट्रोस्कोप हम लोगों ने देखा था, ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसमें दो पत्तियां होती हैं और यहाँ पर एक सिक्का जैसा होता है और इसको किसी डिबिया में बंद कर देते हैं। ये सोने की पन्नियाँ थी, ये तार लगा हुआ था और ये कोई धातु का सिक्का टाइप की कोई चीज़ थी। अब देखिए, अगर जो हम एक वस्तु कोई भी जो कि मान लिया धनावेशित है, हमने इससे टच करा दिया, जैसे ही इसको हम इससे टच कराएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पन्नियाँ होती हैं ये फैल जाती हैं। ठीक है, ये आवेश इसके ऊपर भी चला जाता है, ये तार भी धनावेशित हो जाएगा और ये भी धनावेशित हो जाएगा। ये पन्नियाँ क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अगला सीन क्या होगा, देखिए, ये पत्तियाँ ये जो फाइल लगी हुई थी, ये जो पन्नी लगी हुई थी, ये क्या होंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, किसके कारण, धनावेश के कारण ये फैल जाएंगी। अब हम जब इसको हटा लेंगे, जब हम ये वाली जो वस्तु जो टच कराई थी उसको हम हटा लेंगे तो भी इसके ऊपर धनावेश बना रहेगा और ये फैली हुई अवस्था में रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच करा करके या स्पर्श करा करके, मतलब फिजिकल कांटेक्ट करा करके हम उसको चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है वस्तुओं को आवेशित करने का, जिसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। समझिएगा, तीसरा तरीका क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो प्रेरण की अंग्रेजी इंडक्शन होगी, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेश। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेश ये क्या चीज़ होती है, हम कैसे किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। समझिएगा, जैसे ये मान लिया कि हमने एक कोई सुचालक वस्तु है, कोई गोला है, कोई मेटल का बना हुआ कोई गोला है,
तो जब इसके अंदर गोला है तो इसके अंदर नाभिक भी होंगे, परमाणु के नाभिक भी होंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, सभी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, नाभिकों को हम नहीं बनाते हैं, खाली प्लस 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 हमने बना लिए ऐसे ऐसे, और साथ ही में माइनस 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 ऐसे बना लिए। ठीक है, हमने कितने प्लस बनाए इसमें, 1 2 3 4 5 6 प्लस बनाए, तो 6 ही माइनस बना दीजिए। ठीक है, तो अगर जो प्लस के 6 चार्ज इसमें मौजूद है तो माइनस के 6 चार्ज भी मौजूद हैं। नेट आवेश इसके ऊपर कितना है, 0, इसके ऊपर नेट आवेश नहीं है। अब हमने एक शीशे की छड़ लिया, शीशे की छड़ कांच की छड़ ले लिया, उसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और हम इसके पास लेकर के आए, इसके पास लेकर के आए, इसे टच नहीं कराया, याद रखिए हमको टच नहीं कराना है, इसको हम इसके पास लेकर के आए। तो रेशम की छड़ कांच की छड़ ये कैसी थी, धनावेशित थी, और ये गोला कैसा है, मेटल का बना हुआ, और ये सुचालक पदार्थ है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं कि ये सुचालक पदार्थ है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह से हो सकता है, ये भी हमको पता है, क्योंकि ये कंडक्टर है या चालक है, तो प्रवाह आसानी से होगा। तो क्या होगा, ये धनावेश इन माइनस वाले चार्जेस को अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ जाएंगे, पूरे गोले में से इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ से इसकी तरफ आकर्षित होंगे। अच्छा, जब आकर्षित होंगे तो अधिकांश इलेक्ट्रॉन, अधिकांश संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस सिरे की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गए हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उस जगह पर हम कहेंगे कि धनावेश बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ही इधर आते रहेंगे उतना ही धनावेश उधर की तरफ बनता रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ देखिए ये ऋणावेश हो ज़्यादा आ गया और एक तरफ इधर धनावेश ज़्यादा आ गया। अब देखिए ये क्या हुआ, इधर ऋणावेश मान लेते हैं, हमने कितने माने थे, 6 माने थे, तो 6 ऋणावेश इधर आ गए, तो बदले में 6 धनावेश इधर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या हुआ, दूसरा तरीका, अभी तक ये आवेशित नहीं हुआ है। क्यों नहीं आवेशित हुआ है, क्योंकि नेट चार्ज अभी भी इसके ऊपर 0 है, क्योंकि माइनस का 6 इसके पास मौजूद है, प्लस का 6 भी इसके पास मौजूद है। अब हम इसको आवेशित कैसे करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जो टच करा दिया, टच नहीं कराना है हमको, दूर से ही इसमें कुछ करना है, उसी विधि को हम प्रेरण कहते हैं। बिना टच कराए दूर से ही हम इसको आवेशित करेंगे, इस छड़ की सहायता से इसको आवेशित करेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, प्रेरण विधि कहेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है समझिएगा, ये माइनस का आवेश इधर आ गया, ठीक है, और धन आवेश समझ लीजिए इधर मौजूद है, माइनस आवेश इधर, धन आवेश इधर। अब हमने क्या किया, इस सिरे को पृथ्वी से टच करा दिया, किससे, पृथ्वी से, पृथ्वी से टच करा दिया, अर्थात इसको हमने अर्थ कर दिया। अर्थ कर देने से होता ये है कि ज़मीन से कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस धन आवेश को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मीन भी एक चालक है, ये तांबे का तार लगा हुआ है और ये चालक मटेरियल पहले से था। तो जब ये चालक मटेरियल था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और तुरंत ही इसको, इस धन आवेश को उसने ख़त्म कर दिया। तो ये धन आवेश क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब ये धन आवेश समाप्त हो गया, फिर हमने क्या किया, अब देखिए जब धन आवेश ये समाप्त हो गया, गोला उतना ही बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो अब हमने इसको हटा दिया, ये जो तार लगाया था अर्थ वाला इसको हटा दिया। अब जब हम इसको हटा देंगे तो ये पोजीशन रह गई। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने मौजूद हैं, 6, और धनावेश कहाँ गया, खत्म। तो इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं। अब टोटल ये क्या हो गया, टोटल ये ऋणावेशित हो गया, गोला कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अब हम इसको हटा लेंगे, अगर जो हम इसको हटा भी लेंगे तो भी ये गोला ऋणावेशित है। तो इस प्रकार से हम दूर से ही किसी भी मटेरियल को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है,
इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप ये बहुत अच्छी युक्ति है, आप लोगों ने देखा भी है, बना भी सकते हैं, घर में बैठ करके बना लीजिए, किसी दिन टाइम निकाल करके संडे वनडे को इंटरनेट पे देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। अच्छा, हमने क्या किया, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा था, उसको ऊन से रगड़ा और यहाँ पे इसके पास में लाए, टच नहीं कराया, इसके पास में लाए, तो ऋण आवेशित ये वस्तु थी, मान लिया प्लास्टिक है, उसको ऊन से रगड़ा तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो अगर जो ऋणावेशित हो गई है तो ये जो तांबे का जो सिक्का लगा हुआ था, ये प्रेरण के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और जो धनावेश मौजूद था, दोनों में से ये माइनस वाला जो हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो माइनस का चार्ज है जो इस प्लास्टिक के ऊपर है, इसका क्या होगा, ये जो प्लास्टिक के ऊपर माइनस का चार्ज है, ये इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको धक्का देगा। तो जब उनको धक्का देगा तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र हैं। किसके अंदर चलने के लिए, इसी मेटल के अंदर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वो माइनस चार्ज यहाँ पे प्रकट होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्लस का चार्ज, चलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन अगर जो इधर ट्रांसफ़र हो गए तो 6 इकाई धनावेश ऊपर रह जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से, और अगला सीन क्या होगा, ये पन्नियाँ क्या होंगी, ये जो मेटल की पन्नियाँ थी ये फैल जाएंगी, ये पन्नियाँ क्या होंगी, फैल जाएंगी। तो हम कहेंगे कि ये पन्नियाँ आवेशित हो गई, लेकिन अभी भी इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेट आवेश 0 है। नेट आवेश क्या है, 0। अब अगर जो हम क्या करें, इस प्लास्टिक को हटा लें, इसको हमने दूर हटा लिया, तो जब दूर हटा लेंगे तो तुरंत ही ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो ये फिर अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, क्योंकि ये धनावेश उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो फिर से ये अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो पन्ने इस प्लास्टिक को हटा लेने पर ये फिर से पन्नियाँ वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया, ये इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस तरह से ये आज का दूसरा टॉपिक भी समाप्त हुआ। जो तीसरा टॉपिक है वो है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विद्युत आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अर्थात उसके जो मौलिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसका एक बेसिक गुण होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आवेशों को हम किस नियम के अनुसार जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव्यमान जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, द्रव्यमान कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अगर जो हम 1 किलो सामान खरीदें, 1 किलो और सामान खरीद लें तो कुल मिलाकर के 2 किलो हो जाएगा। ठीक है, उसको हम जनरली ऐसे साधारण अंकगणित की सहायता से हम इसको जोड़ देते हैं। इसी तरह से जो बल राशि होती है उसको हम सदिश के अनुसार जोड़ते हैं। जैसे एक डायरेक्शन में बल लगता है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में बल लगता है। अगर जो एक ही वस्तु पर अलग अलग डायरेक्शन में बल लगता है तो हम उसको वेक्टर के नियम के अनुसार या सदिश नियम के अनुसार जोड़ देते हैं। वो बलों का गुण हुआ। ठीक है, जैसे द्रव्यमान को जोड़ने के लिए द्रव्यमानों का मौलिक गुण हुआ कि उसको हम साधारण अंकगणित की सहायता से द्रव्यमानों को जोड़ सकते हैं। इसी तरह से बलों को हम सदिश नियम के अनुसार या वेक्टर बीजगणित के हिसाब से जोड़ते हैं। तो आवेशों को जोड़ने के लिए हमें कौन सा नियम काम में लाना पड़ेगा, देखिए समझते हैं। ये जो विद्युत आवेश होता है ये आपने पढ़ा है कि 2 प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। अगर जो हमने किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को हमने प्लस का Q1 आवेश दिया है, या एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, प्लस का 2 इकाई हमने आवेश दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटाए हैं। ठीक है, प्लस का 2e आवेश दिया है, इसका मतलब 2 इकाई आवेश को हमने वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से हटाया है। इसी तरह से अगर जो वहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन और हटा लें, तो 3 इलेक्ट्रॉन और हटा लें तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई और 2 इकाई मिलकर के 5 इकाई का धनावेश हो जाएगा। अगर जो इसी तरह से हम जहाँ
से 6 इलेक्ट्रॉन और हटा लें तो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 5 और 6 6 5 11 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से कितने 11 इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, इसलिए 11 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम इतना आवेश होगा। अगर जो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दें, इसको बजाय हटाने के 2 इलेक्ट्रॉन और दे दें, इसका मतलब हमने इसको ऋण आवेश दिया है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर हमने इसको ऋण आवेश दिया है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल मिला करके कुल मिला करके कितना आवेश इसके ऊपर रहेगा। देखिए कुल मिला करके इसको 11 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से हटाए थे और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो कुल मिला करके हमने 9 इलेक्ट्रॉनों को हटाया है। ठीक है, तो 9 इकाई के बराबर धन आवेश रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो धन आवेश देते हैं तो वो सारा जुड़ जाता है और जितना ऋण आवेश देंगे वो फिर घट जाएगा। अगर जो इसमें से इसको अगर जो हम 4 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो इसका मतलब माइनस का 4 इकाई आवेश और इसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के आवेश कितना हो जाएगा, आप सोच सकते हैं, प्लस का 11 है और माइनस का 6 है, तो प्लस का 5 इकाई धनावेश इसके ऊपर बचेगा। तो एक तरह से देखिए ये बीजगणित साधारण बीजगणित के अनुसार जुड़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब आवेशों को जोड़ने में हम बीजगणित का उपयोग करते हैं, अर्थात आवेशों की जो योज्यता होगी वो बीजगणितीय नियम का पालन करेगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि ये जो आवेशों को हम जोड़ते हैं उसमें बीजगणित के नियम का पालन होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा क्यू, मतलब आवेशों का जोड़ किसके बराबर होगा, पहला आवेश मान लो Q1 है, दूसरा Q2 है, प्लस का, तीसरा भी प्लस का है, चौथा मान लो माइनस का है तो उसको घटा देंगे, पांचवा माइनस का है तो उसको भी घटा देंगे, छठा माइनस का है तो वो भी घटा देंगे, और मान लेते हैं कि जो सातवां है वो धन का है तो फिर जोड़ देंगे। इस तरह से ये जुड़ता घटता चला जाएगा। ठीक है, जो भी आवेश प्लस के हैं वो सब जोड़ते चले जाएंगे और जो माइनस के हैं उसको घटाते चले जाएंगे। यही मतलब है आवेशों की योज्यता का। ठीक है, देखिए चलिए दूसरा गुण देते हैं। दूसरा गुण क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको भी हम लोग समझते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या है, चलिए योज्यता वाला ये समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं, जगह बन जाए। आवेशों का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर जो किसी वस्तु को आप कोई आवेश देते हैं, इसका मतलब या तो आप इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, हमने कहा इसको 1 इकाई आवेश दीजिए, तो कैसा आवेश दें, धन आवेश दें, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन हटा लिया यहाँ से। ठीक है, तो इसको 1 इकाई धनावेश मिल जाएगा। अगर जो हमने कहा इसको 1 इकाई ऋण आवेश दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से प्रदान करेंगे तो 1 यूनिट इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। कितना आवेश आ जाएगा, 1 यूनिट ऋण आवेश। चलिए अब इसके ऊपर आवेश कितना होगा, -1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो हमने -1 लिखा, गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा थोड़ा सा आवेश इसका और बढ़ा दीजिए माइनस में, तो आपने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस का 2 इकाई ऋण आवेश आ गया, माइनस का 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ जाएगा, अर्थात 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ जाएगा। अच्छा, अगर जो हमने कहा कि इसके ऊपर इतना आवेश दे दीजिए आप, देखिए हमने कहा इसको 2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश दे दीजिए, तो इस इकाई के बराबर, इस संख्या के बराबर आप इसको आवेश नहीं दे सकते। या तो आवेश इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर दे सकते हैं। 1.5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, 1.25 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आप इसको आवेश नहीं दे सकते। इसी को कहते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश या तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होगा, या तो फिर 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होगा, या तो फिर 3 गुणे 1.6 मतलब 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसी के गुणज में बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आप चाहें 1.5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश दे दें, नहीं दे सकते। ठीक है, आप चाहें
4.25 इलेक्ट्रॉनों के बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश नहीं दे सकते। 2.5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश नहीं दे सकते। पूर्ण गुणज के रूप में आप इसको आवेश दे सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश दे सकते हैं, 11 के बराबर दे सकते हैं, 50 के बराबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो पूर्ण संख्या मान लो n है और ये E लिखा हमने, तो Ne आवेश आप इसको दे सकते हैं। अगर जो हम इसको Q से प्रदर्शित कर दें तो एक फार्मूला बनता है Q बराबर Ne। इसका भी उपयोग हम लोग सवाल लगाने में, न्यूमेरिकल को हल करने में करेंगे। ठीक है, तो ये आवेश के क्वांटीकरण का मतलब हुआ। आवेश के क्वांटीकरण का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो आवेश दिया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही दिया जा सकता है, दशमलव या भिन्न में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर देखिए तीसरा जो आवेशों का गुण होता है वो होता है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, तीसरा विद्युत आवेश का संरक्षण। ये जो तीसरा मूल गुण है वो क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन या तो आप देते हैं तब वस्तु पर आवेश आता है, या तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तब वस्तु के ऊपर आवेश आता है। बिना इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आप ना तो किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं और ना ही वहाँ से आवेश को हटा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जब आप आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते और इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, आप इलेक्ट्रॉन को अगर जो आप नष्ट करते हैं तो वो नष्ट नहीं होगा। साधारण परिस्थितियों में आप इलेक्ट्रॉन को नष्ट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का सिर्फ स्थानांतरण हो सकता है। अगर जो हम इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें तो कहीं से ले करके आएंगे तब इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये आवेशित हो जाएगी। हमने आवेश उत्पन्न नहीं किया, सिर्फ दूसरी जगह से आवेश ला करके इसको दे दिया है। अगर जो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हटा लें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हटाएं तो ये विद्युत उदासीन हो जाएगी। इस वस्तु में से 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल लें तो ये कैसी हो जाएगी? 3 इकाई धनावेशित हो जाएगी। तो इसको अपने धनावेश दे दिया है। क्यों दे दिया है? इसका मतलब यह है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉनों को हटा करके दूसरी जगह पहुंचाया है, ना कि हमने आवेश उत्पन्न किया है किसी तरह से। ठीक है, तो हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, इसे सिर्फ इधर से उधर बस ट्रांसफ़र करते रहते हैं। पूरी पृथ्वी पर, पूरी प्रकृति में जो आवेश होगा वो निश्चित रहता है और वो बदलता नहीं है, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह से विद्युत आवेश से संबंधित ये 3 मौलिक गुण हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखने में नाम कठिन लगते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण बड़ा कठिन है या विद्युत आवेश का संरक्षण ये क्या चीज़ होती है, लेकिन ये वास्तव में बहुत सरल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।